नमस्कार। आज हम दूसरे डाउट क्लियरिंग सेशन में चर्चा करेंगे फिर से ज्योतिष के सूत्रों पर। और मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारी ऐप एस्ट्रो पाठशाला के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का ज्योतिष से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सूत्र है, आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उन सूत्रों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको आराम आराम से समझाऊंगा कि कुंडली में किस सूत्र को किस तरह से समझा जाता है। अक्सर विद्यार्थी जब भी कुंडली का विश्लेषण करता है, कम अभ्यास होने की वजह से या पूरे सूत्रों को ना जानने की वजह से वो कई बार कुंडली का विश्लेषण ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए उसे कभी कभी इस विषय पर डाउट होने लगता है या स्वयं पर डाउट होने लगता है, और दोनों ही चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने क्वेश्चंस लिखने आरंभ करें ताकि हम सेशन को आरंभ करें। बहुत सारे लोगों ने नमस्कार भेजा है। प्रतापशील जी, रेणु दुबे जी, निशिकांत जी, लीना जी, बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, वो लोग प्रणाम भेज रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम हो। लीना जी का पहला क्वेश्चन है, लोन रिलेटेड बताएं कि किसको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए। तो लीना जी, लोन किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लोन का तात्पर्य है कर्जा, और सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मनुष्य कर्ज से मुक्त नहीं होगा, उसके पूर्व जन्म के पुण्य ढंग से उदयमान नहीं हो पाते। अतः प्रयास करें कि जीवन में किसी से कर्ज लेना ही ना पड़े, और अगर मजबूरीवश लिया जा रहा है तो सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्दी हम उसको चुका दें, क्योंकि कर्ज हमारे अच्छे कर्मों को दबा देता है। पर कलयुग है, लेना भी पड़ता है। जन्म पत्रिका में कैसे देखें कि कर्ज को कैसे देखा जाता है, ये मैं बात करूंगा। जो हम बैंक से लोन लेते हैं या हम किसी व्यक्ति विशेष से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं कुछ समय के लिए, हम उसको कुंडली में कैसे देखते हैं। जन्म पत्रिका के छठे भाव से कर्ज का पता चलता है। इस जन्म के कर्ज का, पूर्व जन्म का कर्जा अगर पता करना है तो कुंडली के अष्टम भाव का विश्लेषण करें, अन्यथा छठा भाव ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मंगल ग्रह, इन दो चीजों का अध्ययन करने से पता लग जाता है
कि कर्ज ले या ना ले। जिन लोगों का छठा भाव कमजोर होता है और मंगल ग्रह भी कमजोर होता है, उन्हें कर्जा लेने से बचना चाहिए। छठा घर मजबूत हो, मंगल मजबूत हो, तो वैसे उनको जीवन में कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी व्यापार को बढ़ाने के कारण कई बार फाइनेंशियल एडवाइजर भी सलाह देते हैं कि कुछ लोन उठा लिया जाए। लेना ही पड़े तो वो बहुत आसानी से उस लोन को चुकाने में सक्षम होते हैं। पर इन सब बातों का विश्लेषण करने से पूर्व एक बार लगन के स्वामी की प्लेसमेंट और शनि ग्रह, इन दो चीजों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी बहुत अच्छे स्थान पर होता है या शक्तिशाली होता है, वो बड़े सोच समझ करके ही कर्जा उठाता है। और यदि शनि ग्रह भी अच्छा हो, अच्छे का मतलब शक्तिशाली तथा कुंडली में अच्छे भाव में स्थापित हो, तो व्यक्ति बहुत धैर्यपूर्वक प्लानिंग के साथ अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए आगे ही लोन लेता है। तो जब भी लोन लें तो अपनी बुद्धि की कुशलता का जरूर इस्तेमाल करें कि लोन क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। उसका विश्लेषण भली भांति से होना चाहिए। किस उम्र पर लोन लेना चाहिए? बिना मतलब के या बिना आवश्यकता के लोन लेना अपने आप को दुर्गति में धकेलने के बराबर होता है। आजकल विशेष करके युवाओं में ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत छोटी एज के अंदर उन्हें अपनी नई गाड़ी लेनी है, बहुत छोटी एज में अपना फ्लैट बुक कराना या मकान बनाना है, क्योंकि अभी एज छोटी होती है तो कमाई इतनी नहीं होती है और बैंक लोन दे ही देते हैं और व्यक्ति अपनी नौकरी के आधार पर या अपने कार्य के आधार पर बैंक से फटाफट लोन ले लेता है। होम लोन ले लेता है, कार लोन ले लेता है और फिर आने वाले समय में उस चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसकी ईएमआई भुगतता भुगतता वो जहाँ पर नौकरी करता है उस नौकरी के अधीन भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ जॉब नहीं छोड़ सकता। जॉब छोड़ेगा तो ईएमआई कैसे चुकता होगी। तो वो एक प्रकार से स्ट्रेसफुल जीवन जीने लग जाते हैं। आजकल के स्ट्रेसफुल जीवन जीने में इस लोन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम सादगी पूर्वक और बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार के साथ अगर जीवन यापन करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करने से बच सकते हैं। क्षमता के साथ लेना चाहिए, मैं इसको कहूँगा। और कुंडली का अध्ययन करे बगैर नहीं ये होना चाहिए। उदय जी लिख रहे हैं, सन एंड मून कंजक्शन इन टॉरस साइन, हाउ टू प्रेडिक्ट। टॉरस इज एक्सॉल्टेड sign for moon. Taurus is exalted sign for moon. Whatever sun and moon conjunction brings bad result. बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है उदय जी ने। यदि वृष लगन की कुंडली हो और लगन में ही चंद्रमा और सूर्य विराजमान हो तो ऐसा कैसे देखा जाए
क्योंकि यहां पर दो तीन स्थितियां निर्मित हो गई। एक तरफ तो चंद्रमा उच्च के हो गए, एग्जॉल्टेड मून, और एक तरफ सूर्य और चंद्रमा के आने से अमावस्या टाइप का योग बन गया। अब यहां पर हमें समझने वाली बात है कि जो उच्च का चंद्रमा होगा, जब वो सूर्य के साथ लगन में होगा, तो वृष लगन में ये चतुर्थ भाव के स्वामी की, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, जब तृतीयेश और चतुर्थेश की युति लगन में बनती है तो व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूर जाकर के ही अपना कार्य करना चाहिए। तो और विदेश जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर से या अपने शहर से दूर जाकर के कार्य करना उसके लिए उत्तम रहेगा। चंद्रमा व्यक्ति को हाईली इमोशनल बनाता है, हाईली सेंसिटिव बनाता है, पर सूर्य का साथ होने से व्यक्ति में, क्योंकि चंद्रमा का परम मित्र है सूर्य, तो साथ होने से वो अपने इमोशंस पर काफी हद तक काबू रखने में सक्षम व्यक्ति हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर ये वृष लगन की कुंडली में होता है ये युति, तो जमीन जायदाद के लिए, वाहन के लिए एक अच्छा योग भी माना जा सकता है। पर साथ में ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी बात को कह रहे होते हैं, साथ में उसके साथी ग्रहों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। केवल मात्र एक या दो पॉइंट देख करके नहीं बोल देना चाहिए। नीतू जी लिख रही हैं, प्रश्न कोर्स का नहीं है, आपके ज्ञान के अनुसार सूतक जब भी लगते हैं किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके एक मिनट, विशेष करके जब परिवार वाले साथ नहीं रहते, ना ही सबको जाना हो पाता है, जहां पर भी मृत्यु होती है, सूतक जो किसी के मरने पर या जन्म के समय नियम के अनुसार होती है, तो नीतू जी सूतक उस घर में मानना चाहिए जहां पर यह घटना घटी हो, यानी कि जिस घर में किसी की मृत्यु हुई हो या किसी घर के अंदर बच्चे का जन्म हुआ हो, वहां पर ये नियम लागू होते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, उस घर से दूर रहते हैं, तो आपके ऊपर उन सब नियमों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लीना जी फिर लिखते हैं कि कैसे देखेंगे कि आगे लोन कितना लें। ये तो आपकी नीड पे आवश्यकता है और आप कितना चुका सकते हैं, नियम वही लगेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, बुध को पॉजिटिव करना हो तो घर के मंदिर में माँ दुर्गा को लौंग इलायची अर्पित करें, तो क्या बुध और शनि चौथे भाव में शिफ्ट हो जाएंगे? ये लाल किताब का पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो कोई भी उपाय जब तक आप 43 दिन लगातार नहीं करते या एक ही तरह को उपाय अपनी लाइफ में, एक ही तरह के उपाय को आप बार बार रिपीट नहीं करते, उसका कोई असर पैदा नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार ये सब करने से ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। जो बुध और शनि आप चौथे घर में आने की बात को कर रहे हैं, लगातार करना होगा तो चीजें होती हैं, और उनको लगातार स्थापित भी करना होता है। स्थापित करने का तात्पर्य ये होता है कि वो आइटम, यानी कि बुध ग्रह से रिलेटेड और शनि ग्रह की चीज को वहीं पर हमेशा के लिए रख दिया जाए। और खास करके फोर्थ हाउस की जो दिशा होती है, चतुर्थ भाव की जो लाल किताब में
जो दिशा बताई गई है उस दिशा में स्थापित कर दिया जाने से वो स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रत्नापुरी जी ने लिखा है, राशि परिवर्तन योग में ग्रह पहले किस भाव का रिजल्ट देगा? जहां बैठे हैं या जहां राशि परिवर्तन करके जा रहा है। राशि परिवर्तन के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो राशि परिवर्तन है वो अच्छा भी हो सकता है, वो हमारे बहुत ज्यादा फेवर में हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जब भी हम राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि किस ग्रह का किस ग्रह से राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति का लगन का स्वामी 10th भाव में आ जाए और 10th भाव का स्वामी लगन में चला जाए, तो इसे हम राशि परिवर्तन कहेंगे। और ये राशि परिवर्तन क्योंकि केंद्र से केंद्र का हुआ है तो ये अच्छा माना जाएगा। अगर केंद्र का राशि परिवर्तन त्रिकोण के साथ हो जाए, यानी लगन का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी लगन में आ जाए, लगन का स्वामी नवम में चला जाए, नवम का स्वामी लगन में आ जाए, तो केंद्र त्रिकोण का लक्ष्य परिवर्तन है। ये बहुत ही सुंदर है और इंसान को लाभ देता है। कितना लाभ देगा? तो आप कह सकते हैं इक्वल टू राजयोग, कि लगभग ये राजयोग के बराबर है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि हमने कह तो दिया राजयोग है, क्या हर परिवर्तन को राजयोग के बराबर मान लिया जाए? तो उसका फैसला कैसे किया जाए? उसका फैसला करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो ग्रह आपस में परिवर्तन कर रहे हैं उनकी शक्ति कितनी है, वो कितने शक्तिशाली हैं, नवमांश कुंडली में उनकी खुद की क्या हालत है, नवमांशा में क्या स्थिति बनती है, और अगर D1 D9 दोनों ही चार्ट के अंदर वो बलवान है तो निश्चित मानिए ये राजयोग के बराबर हो सकता है। साथ में ये बात और भी कहूंगा कि ज्योतिष के अन्य नियमों को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। केवल सुनी सुनाई कहकर के एकदम से रिजल्ट पे नहीं पहुंचना है कि कहीं ग्रह वक्री तो नहीं, कहीं ग्रह अस्त तो नहीं हो रहा, कहीं ग्रह पाप प्रभाव में तो नहीं चला गया। उन सब पॉइंटों को भी ध्यान में रखना है। अब राशि परिवर्तन तो हो जाए पर ग्रह नीच राशि में चला जाए तो उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वो सबसे पहले क्या रिजल्ट देगा? राशि परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि मैं आपके गुणों की, आपके परिणामों की रेस्पेक्ट करूंगा और आप मेरे गुण और परिणाम की रेस्पेक्ट करेंगे। यानी कि आप मेरी सीट पर बैठे हुए हैं, मैं आपकी सीट पर बैठ जाऊं, तो एक प्रकार का ये राशि परिवर्तन टाइप का योग हो गया। अगर आप मुझे मदद पहुंचाने का काम करेंगे तो मैं आपको मदद पहुंचाने का काम करूंगा। राशि परिवर्तन में दोनों ग्रह एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जैसे कुछ जो
दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे ही करेंगे। जैसे कि मंगल और चंद्रमा आपस में राशि परिवर्तन कर लें किसी स्थिति में, तो अब चंद्रमा को मंगल को मदद देनी ही पड़ेगी और मंगल को चंद्रमा को मदद देनी ही पड़ेगी। चंद्रमा जब मंगल को मदद देगा तो मंगल है हमारी जमीन। आम भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, मकान, प्रॉपर्टी, तो चंद्रमा उसको हेल्प करेगा। चंद्रमा क्या, लिक्विड है, कैश है। आपका आपको मकान खरीदते समय कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाएगी, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। पर मुद्दा यह है कि हम ज्योतिष में किस योग को, किस कॉम्बिनेशन को, किस नजरिए से देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं या साइकोलॉजिकली देख रहे हैं या फाइनेंशियली उसको देख रहे हैं या स्पिरिचुअली उसको देख रहे हैं, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। समस्या जब आती है जब लोग एक ही तरह के योग को, सारे ये मुद्दे हैं उनको एक ही एंगल से देखना शुरू कर देते हैं और वो बात कहीं पर सेट हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है सेट, और फिर स्टूडेंट को लगता है अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ी समस्या हो गई, इसमें एक बात तो सही जा रही है पर दूसरी बात नहीं जा रही है। अगर चंद्र मंगल परिवर्तन को हम मानसिक रूप से देखेंगे तो उसका असर दूसरा हो जाएगा। वो व्यक्ति, चंद्रमा इमोशन यानी इमोशनल होगा, अब मंगल का प्रभाव ये कि उसको गुस्सा भी आएगा, तो वो जब जब इमोशनल होगा उसमें गुस्से की भावना भी साथ में आ जाएगी, बदला लेने की भावना आ जाएगी। यानी कि जो भी व्यक्ति उसको इमोशनल डेंट मारेगा वो उसके प्रति इस प्रकार से सोचने लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा और इसको डेंट मारूंगा ही मारूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, टिट फॉर टैट। जब तक वो अपना रिवेंज पूरा नहीं करेगा उसके मन में वही भावनाएं चलती रहेंगी। अब उसके ऊपर है कि अब उसको अगर वो पॉजिटिव साइड ले जाता है तो उसको पॉजिटिव साइड ले जा करके अपने आप को उस व्यक्ति से ऊपर का व्यक्तित्व तो उठा ले, अपने आप को बना ले और अपने जीवन को सकारात्मक पक्ष की तरफ ले जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। पर वहीं पर अगर स्पिरिचुअल पॉइंट से देखें तो चंद्र मंगल की युति आदमी को डेडिकेशन और डिवोशन देती है कि आदमी जिस देवी देवता के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है फिर वो उससे हिलता नहीं है। जिन भी सिद्धांतों को जीवन में अपना लेगा जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो मुद्दा यह है कि हम किस मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है। तो राशि परिवर्तन को हम समझ पाएंगे। जहां तक बात है कौन पहले देगा कौन वो, ये पहले और आगे पीछे नहीं होता। हमेशा ग्रह जब मिलते हैं ये तो दोनों एक साथ रिजल्ट देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कभी समझाया जाता है कि कौन आगे कौन पीछे, बाकी ऐसा नहीं है। उत्तन मौर्य जी लिख रहे हैं, यदि पुरुष की मैरिज में प्रॉब्लम आ गई हो तो किन किन प्लेनेट को चेक करें और रेमेडी भी सजेस्ट करें। सबसे पहले उन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा कि विवाह में, मैरिज में दिक्कत आ क्यों रही है। तो भाव, भावेश और कारक, ये 3 पॉइंट हैं। भाव को चेक करें सबसे पहले, भावेश यानी कि भाव के स्वामी को चेक करें, कारक
यानी कि उस भाव के कारक को चेक करें। अगर भाव पे डेंट लगा हुआ है तो छोटा मोटा समस्या रहेगा। अगर भावेश के ऊपर डेंट लग गया है, यानी कि भावेश का स्वामी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी। और अगर कारक भी पिट गया है, कारक की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, कारक कमजोर स्थिति में है, तो निश्चित मानिए ये वृष्ट पोजीशन है और ऐसे में विवाह का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप ये डिसाइड करें कि विवाह का बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कुछ रक्षक ग्रहों को उस स्थिति से बचाने वाले ग्रहों की तरफ भी देखना होगा उसका निर्णय करने से पहले। जैसे आपको देखना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर क्या रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति चाहते हैं कि सभी का दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे। वो नहीं चाहते कि वैवाहिक संबंध टूटे। तो अगर गुरु ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु बलवान है, तो होप है कि कुछ उपाय करने से लाभ हो सकता है। साथ में सूर्य को देखें। सूर्य ग्रह भी चाहते हैं कि मैरिज लाइफ नहीं टूटनी चाहिए, जो बंधन बंध गया उसको निभाना चाहिए। जो 7 वचन हमने फेरों में बैठ कर के लिए हैं, वो वचन झूठे नहीं साबित होने चाहिए, वचनों का निर्वाह होना चाहिए। तो सूर्य भी अगर बलवान है तो उपाय करके उस मैरिज को बचाया जा सकता है, या मैरिज में आ रही समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पर हमेशा उपाय कारगर हो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उपाय भी जब ही अपना का असर दिखाएगा जब जन्म पत्रिका में कोई रक्षक ग्रह उस नेगेटिव कॉम्बिनेशन या नेगेटिव योग को रोकने में या उसको एंटीडोट करने में कुछ असर दे रहा होगा, तो ही उपाय कारगर होंगे। ये हमेशा समझिए। जो लोग हमेशा ये मान के बैठ जाते हैं कि हर काम इस संसार में उपायों से किया जा सकता है, वो उनका मिथ्या भ्रम है। एक कुशल ज्योतिषाचार्य आपके ही ग्रह नक्षत्रों को देख करके उपाय सजेस्ट करके आपको रिलीफ पहुंचा सकता है। उसमें उस एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज बहुत मायने रखती है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कुंडली में जिसका उपायों से भी निदान नहीं हो सकता, उसका भुगतान करना ही होगा। साथ में हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन चक्र को समझना बहुत जरूरी है। एक कुशल ज्योतिषाचार्य को जीवन चक्र को समझना अति आवश्यक है। जैसे अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, हमें रोग आएंगे ही आएंगे। समय समय पर हर किसी को रोग आता है। जीवन में उतार चढ़ाव कभी ना कभी जीवन में आता ही आता है। कभी ना किसी रिलेशन से दिक्कत आ ही जाती है, और कभी ना कभी शत्रुओं से सामना हो ही जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति शत्रु बन ही जाता है। और अगर हमारे इस जीवन में रोग आ रहा है, मानसिक परेशानी आ रही है, तो निश्चित मान करके बैठो, मृत्यु भी आएगी ही आएगी। मृत्यु से भी नहीं बचा जा सकता। इसी प्रकार से आप जीवन में अपमान से भी नहीं बच सकते। कभी ना कभी जीवन में अपमान का सामना करना ही पड़ता है। और यही इन्हीं चीजों को हम
दशाओं के माध्यम से देख सकते हैं। पर ये कोई ऐसी रेमेडी जीवन में नहीं हो सकती, और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा ऐसी रेमेडीज की तलाश में मत पड़िए कि आपको जीवन में ये चीजें कभी भी सामना इन चीजों का करना ही नहीं पड़े। इस चक्कर में ना रहे कि जो है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे जीवन में कोई बाधा ना आए, कोई आए। ये एक ही होती में हो सकता है, जब हम इस संसार से विदा कह देंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। जब तक हमारा जीवन है उसको जीवन तरीके से जीना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, अच्छे कर्म को करते हुए जीना चाहिए। उपाय हमारे पाप दोषों का हरण करने वाले कुछ अच्छे मंत्र निश्चित रूप से पूर्व जन्म के दोषों का हरण करने वाले होते हैं। दान पुण्य मंत्र जाप पाठ पूजा ये सभी चीजें हमारे जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने में सहयोगी हैं, बट इट्स नॉट ए गारंटी। और लोग उसे गारंटी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उचित नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं चारू राठी जी का। D9 chart, seventh lord in the seventh house only. Can it say marriage if शुक्र is also bad? अगर शुक्र बेड हो गया और वो भी D9 चार्ट में, तो चारू जी निश्चित रूप से मुश्किल है। हाँ, प्रयास किया जा सकता है, जरूर प्रयास करें। जो मैरिज को सेव करने वाली रेमेडीज हैं वो निश्चित रूप से करवाई जानी चाहिए। राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं सेकंड मैरिज कहां से देखें, तो वो सेकंड हाउस से ही देखेंगे राघवेंद्र जी। और आशीष जी देखते हैं क्या लिख रहे हैं। आशीष जी लिख रहे हैं माता रानी को लाल चुन्नी चढ़ाएं या पीली चढ़ाएं। माता रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता आशीष जी, आप लाल चढ़ाएं पीली चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में से कोई भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है ना, वहम पैदा करने के लिए नहीं बना था, बल्कि वहम से बाहर निकालने के लिए था। ये आपको माइंड मेकअप करता है। ज्योतिष एक प्रकार से कर्म को समझने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लोगों ने शायद उसको कुछ अलग ही एंगल से समझ लिया। कल मेरे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, जी मैं अपनी जेब में लाल रंग का पेन रखूं कि काला रखूं कि नीला रखूं। मैंने कहा भाई जो मर्जी रख ले, जो अच्छे से चलता हो वो रख ले, बस लिखते समय गलती ना हो। कोई ऐसा पेन मिल जाए तो सबसे बढ़िया, जो कि परमात्मा दे सकता है और कोई नहीं। तो आपको छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, कुंडली के अनुसार किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस देवता की नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे देवता रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। साधना का नियम है, सबसे पहला नियम संबंध स्थापित करना। आप किसी भी देवता को माने, सबसे पहले उस देवता के साथ एक संबंध स्थापित करें। जब तक आपकी किसी व्यक्ति के साथ जान पहचान नहीं होगी, मित्रता नहीं होगी, वो आपकी बात क्यों मानेगा। इसी प्रकार से ये दैवी शक्तियां होती हैं। जब हम दैवी शक्तियों को नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 90% लोग एक गलती खा जाते हैं, उस देवी देवता के साथ वो संबंध नहीं जोड़ते। एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, गए फटाफट हनुमान जी को नमस्कार किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू। हनुमान जी को तो बताओ
कि आप हमारे क्या लगते हो, नहीं तो हनुमान जी कहेंगे हम आपके हैं कौन। कहने का तात्पर्य है आप उस देवता के साथ क्या संबंध रखना चाहते हैं, क्या कहकर के पुकारना चाहते हैं, उन्हें बताइए। चाहे मंदिर में बैठ करके कहिए, चाहे मन से कहिए, देवता 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 हैं, या आप मेरे आराध्य देवता हैं, या आप हमारे कुल देवता हैं, या आपको मैं गुरु रूप में देखता हूं, मैं आपकी पूजा किस रूप में करूंगा, वो उन्हें बताइए तो सही। जैसे आप जब किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में मत्था टिका करके आप कहते हैं कि आज के बाद से मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और गुरु जी कहते हैं आज के बाद से मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, तो ना गुरु शिष्य का संबंध बनता है। आप किसी व्यक्ति को जब गुरु बनाते हैं तो उन्हें बताते हैं ना कि आप मेरे गुरु हो, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे विजडम दीजिए, आप मुझे समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग बताइए, मुझे जीवन की उच्च गति कैसे प्राप्त हो इसका मार्ग बताइए। आप गुरु जी से प्रार्थना करते हैं ना। तो देवी देवताओं से हम जब पाठ पूजा करते हैं तो ये सब चीजें क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए। तो आज के बाद से जो भी मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहा है उसे इस नियम को जरूर पालन करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवताओं को माने जहां आपकी आस्था हो, पर सबसे पहले एक संबंध बनाए। उनको किस रूप में आप पूज रहे हैं, इष्ट देवता के रूप में, आराध्य देवता के रूप में, कुल देवता के रूप में, गुरु के रूप में, किस रूप में आप पूज रहे हैं, ये उन देवता को जरूर स्पष्ट करें। और फिर संकल्प लें। संकल्प के साथ पूजा आरंभ करें। बहुत छोटे छोटे संकल्प लें, कभी भी बड़ा संकल्प शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। हमारा ध्यान हमारी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ होना चाहिए। पाठ पूजा करते समय उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अक्सर लोग पाठ पूजाएं करते रहते हैं पर उस पाठ पूजा से को लेकर के उनका उद्देश्य भी क्लियर नहीं होता है। क्यों कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, ये सब अलग चीज है। भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही अलग मार्ग है, साधना का मार्ग बिल्कुल अलग। और गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु सानिध्य में बैठ के उसी आपको साधना करनी है। केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए ये कोई जरूरी बात नहीं है। तो हर चीज का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। देवता से संबंध करें, भी नियम देवता को ये है वो करें। उनसे आपकी आध्यात्मिक तरक्की उन्नति जल्दी होगी। जन्म पत्रिका से ही देखना है तो जन्म पत्रिका में पंचम भाव जो होता है, पंच, ये इष्ट देव भाव है, भक्ति का भाव है। आप पंचम भाव से देख सकते हैं। मैंने एक शायद किला बताया था विषय पर बहुत बड़ा एक डेढ़ घंटे का व्याख्यान हमारे एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में वो वीडियो भी है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
मैं आप लोगों को कहूंगा 22 क्वेश्चन अपनी ही कुंडली से उठा के मैं पूछें, सूत्रों पर बात करेंगे तो मजा आएगा। गुरुजी लाल किताब में मैरिज देखी जाएगी और अल्सो। तो किरण जी ऐसा है का वैसे आप तो कोर्स में कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है लाल किताब, काफी समय लग जाएगा। सेशन में इतना समय नहीं है। कि सप्तम भाव को देखना है, और सप्तम भाव जो है वो शुक्र की जमीन है लाल किताब के अनुसार। या आप ये पे हैं शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, ये दो ग्रह हैं जो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि सप्तम भाव कैसा है। सप्तम भाव कैसे का मतलब कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। वो अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे स्थान पर बैठा है, बुध ग्रह अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से सप्तम भाव अच्छा है। आपको शनि के रोल को भी पहचानना है। अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो ये अच्छी घर गृहस्थी का योग बनता है, क्योंकि लाल किताब कहती है सातवें भाव में ये दो पार्ट हैं। पार्ट कहते हैं चक्की पीसने के जो पत्थर होता है, एक पटड़ा नीचे होता है और एक ऊपर होता है, वो ऐसे घुमाते हैं। तो वो जो पत्थर है दो पार्ट है, एक शुक्र है एक बुध है, और उसको जो हत्ता है उसका पकड़ने वाला वो शनि है। वो उसको पकड़ के घुमाते हैं तो घर गृहस्थी की चक्की चलती है। और ये घर गृहस्थी की चक्की जिससे आटा निकल रहा है, ये आटा क्या है? आटा है आपकी डे टू डे इनकम। तो ऐसे में शनि के हालात अगर अच्छे हैं, बुध के हालात अच्छे हैं, शुक्र के हालात अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सप्तम भाव अच्छा है। अब सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है ये देखना जरूरी है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह कहीं सप्तम भाव को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। दोनों ही स्थितियों में अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो भी और डिस्टर्ब कर रहा है तो भी, सबसे पहले इस मुद्दे पर आए कि ये ग्रह कौन सी आयु में प्रॉमिस कर रहा है शादी करवाने का। वो एक मोटा मोटा समय लाल किताब में दिया हुआ है, उस समय को देखिए। फिर उस समय जो प्रेजेंट में व्यक्ति चल रहा है, जिस आयु में, किस आयु में कौन से ग्रह का असर पड़ रहा है, उस ग्रह को देखिए और दशा को देखिए। जब हम ये दशा को भी देख लेते हैं, ग्रह को भी देख लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट लेने के लिए वर्षफल की कुंडली जरूर बनाएं, और वर्षफल में उस ग्रह को देखिए जो शादी करवा रहा है, उसी से निकल करके आ जाएगा विवाह कैसे देखा जाएगा। लाल किताब में D9 चार्ट वगैरह में जाकर के देखने की बात नहीं होती है। तो जो भी करना है वो D1 चार्ट यानी लगन कुंडली से, दशाओं से और वर्षफल से ही फैसला किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। संतोष शाह जी लिख रहे मार्स और सैटर्न कंजक्शन लिब्रा लगना, मंगल और शनि जब भी एक साथ बैठते हैं तो लाल किताब के अनुसार यहां पर मसनूई ग्रह राहु बनता है, उच्च का राहु बनता है, यानी कि मंगल शनि की युति राहु को
अच्छा बनाने की तरफ इशारा करती है कि आपका राहु बहुत अच्छा है। और राहु जो होता है, व्यक्ति को प्लानिंग बनाने की कैपेसिटी, चालाकियां, पैसा कमाने की समझ बड़ी अच्छी देता है, और व्यक्ति धन कमाने में बड़ा सक्षम होता है, बशर्ते कि वो अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखे। उसको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, बाकी ये योग अच्छा माना जाएगा। संतोष अग्रवाल जी लिख रहे हैं सर त्रिक भाव में, वो क्वेश्चन हो चुका राशि परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन है सर नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, जैसे गुरु बुध के नक्षत्र में, बुध गुरु के नक्षत्र में। नक्षत्र परिवर्तन में भी लगभग लगभग राशि परिवर्तन जैसा प्रभाव है, पर नक्षत्र परिवर्तन में व्यक्ति के आंतरिक गुणों को से ही ज्यादा समझा जा सकता है, क्योंकि नक्षत्र बहुत डीप में जाकर के चीजों को बताते हैं। कई बार तो उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता कि मेरे बारे में जो बताया जा रहा है ये ठीक है कि गलत है। फिर वो कई देर के बाद ठंडे दिमाग से जाकर के सोचता है, तो उसे पता चलता है यार बात में तो दम है, पर उस समय उसको फील नहीं होता। अब जैसे गुरु बुध के नक्षत्र में और बुध गुरु के नक्षत्र में, अब आपने यहां पर स्पष्ट नहीं किया है कि बुध के कौन से नक्षत्र का गुरु के किस कौन से नक्षत्र से परिवर्तन हुआ, इससे भी चीजों का और स्पष्टता आती है। फिर भी मोटा मोटी मैं बता दूं, आपस में ये अगर नक्षत्र परिवर्तन हुआ है गुरु बुध का, तो उत्तम है कि व्यक्ति बुद्धिमान भी है, कैलकुलेटिव भी है, साइंटिफिक अप्रोच वाला भी है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी है, दान पुण्य भी करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की तरफ भी उसका विशेष रुझान है। ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे लोग बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जरूर जीवन में सीखता है, यह भी एक एस्ट्रोलॉजर बनने का एक अच्छा योग है, राहु बुध का नक्षत्र परिवर्तन का। और ऐसा व्यक्ति धन कमाने में भी चतुर होता है, हमेशा अध्ययनशील रहता है, मननशील रहता है, उसको दूसरा आदमी बहका नहीं सकता जल्दी सी। तो एक प्रकार से बुद्ध की बुद्धि, गुरु का विजडम, दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। ऐसे में अगर वो अपनी ईगो को और अपने क्रोध को शांत रखे तो अच्छे जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनु शर्मा जी पूछ रहे हैं आपका कोई अपकमिंग लाल किताब का कोर्स। हाँ, मेरा लाल किताब का नया कोर्स आएगा दिसंबर में। अभी जो कोर्स चल रहा है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे। पर हाँ, दिसंबर में एक्सपेक्टेड है नया लाल का किताब, मतलब लाल किताब का। और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि जो ये लाल किताब में जो सबसे ज्यादा समस्या आती है लोगों को, ये प्रेडिक्शंस करने में आती है। अगर मैं कोई प्रेडिक्टिव कोर्स लाल किताब का चला पाऊं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं लाल किताब को, और लाल किताब का दरअसल कोर्स इतना बड़ा है कि वो 5 या 6 महीने में पूरा होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम पूरा कर भी देते हैं तो उसमें प्रेडिक्टिव पार्ट बुरी तरह से चूक जाता है। 6 महीने भी ज्योतिष सीखने के बाद विद्यार्थी को ऐसा महसूस होता है, कुछ समझदार लोग तो जिनका कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग है वो तो चीज को 6 महीने में पकड़ जाते हैं, पर हर विद्यार्थी उस तरह से नहीं इतना सक्षम होता है। तो हमने डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए हैं कि थोड़ा चलो लोगों को और भी राहत मिले, जिसमें हम आराम आराम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ का टॉपिक ले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के क्वेश्चंस ले सकें, जहां लाल किताब, वैदिक ज्योतिष और इनका कोई मतभेद ना हो। ऐसा सेशन मैंने ये संडे को चलाया है। तो इसमें हम दोनों ही तरह के क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं। तो मैं प्रेडिक्टिव लाल किताब का कोर्स लाने की जरूर कोशिश करूंगा।
अब मनस्विनी जी लिख रही हैं, गुरुजी नाक छेदन के अलावा कोई और तरीका बुद्ध को बलवान करने का कृपया बताइए, या नाक छेदन कोई जान नहीं पा रहे हैं भुवनेश्वर में। पहली बात तो निश्चित रूप से मनस्विनी जी, ये उपाय मेरा बताया हुआ नहीं होगा, ये मैं 100% आपको दावे से कह सकता हूं। मैं ये नाक छेदन का नहीं बताता हूं। नाक छेदन बुद्ध को बलवान करने के लिए नहीं होता। नाक छेदन बुद्ध को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब बुद्ध अपना बुरा असर पैदा कर रहा होता है, तो बुद्ध के बुरे असर को दूर करने के लिए कभी उसको बृहस्पति से कंट्रोल किया जाता है, कभी उसको चंद्रमा से कंट्रोल किया जाता है। ये कुंडली पता लगाया जा सकता है। जब हम चंद्रमा के माध्यम से कंट्रोल करते हैं तो चांदी उसमें डाली जाती है, और जब हम बृहस्पति के माध्यम से कंट्रोल करते हैं तो हम गोल्ड, यानी कि गोल्ड की कोई रिंग डाल करके उसको करते हैं। तो आगे से ध्यान रखना, ये बुद्ध को बलवान बनाने का उपाय नहीं है, अपितु बुद्ध को कंट्रोल करने का उपाय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पामिस्ट्री का बेसिक कोर्स कब आएगा गुरुजी? राघवेंद्र जी, मेरे पास अभी समय जो है इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं दोबारा से पामिस्ट्री पढ़ाऊं। मेरा बड़ी इच्छा है। पामिस्ट्री मेरा पैशनेट सब्जेक्ट है, और हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने मुझे कोरोना काल में पामिस्ट्री का कोर्स करवाने के लिए काफी कुछ कहा, और हमने बड़ा ही प्यारा पामिस्ट्री का कोर्स किया था। तो आप प्रयास करें, ये हमारी ऐप में अवेलेबल है, आप हमारी ऐप पे जाकर के पामिस्ट्री का कोर्स कराएं। बहुत ही अद्भुत सूत्र मिलेंगे आपको उसके अंदर, जो आपको अक्सर किताबों में भी नहीं जल्दी से मिलेगा। जो कीरोनॉमी टाइप की जो बुक्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हट करके मैंने विषय को पढ़ाया है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सही मायने में तो जिन लोगों ने पामिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू की वो आज काफी सफल हैं। हमारे उस कोर्स के बाद मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने आके मुझे बताया कि गुरुजी हम पामिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे अच्छे सूत्र वहां पर मिलेंगे उस वीडियोस में, उस कोर्स के अंदर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंशु पोदार जी लिख रही हैं, अगर तीसरे भाव में गुरु अन्य अशुभ ग्रहों के साथ हो फिर भी क्या गुरु का रत्न धारण किया जा सकता है भाग्य उदय के लिए? भाग्य उदय के लिए कई तरह की टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, और मैं ये अपने विद्यार्थियों को कहूंगा कि ज्योतिष एक टेक्निक का खेल है। खास करके ज्योतिष में फलादेश करना, जिस व्यक्ति को जितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पता होंगी वो व्यक्ति उतना लोगों का कर सकता है। तो भाग्य उदय के कई टेक्निक्स हो सकती हैं। हाँ, जो आपका प्रश्न है क्या आप पीला पुखराज पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, तो निश्चित रूप से पहन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आशीर्वाद जी हैं, ये लिख रहे हैं, सर आपने मुझे अंदर तक बता दिया, आपके लाल किताब का एडवांस वाला मैंने कोर्स किया है। मेरा ही बुध पूर्वा भाद्रपद के तीसरे और गुरु ज्येष्ठ के दूसरे चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र लिखना चाह रहे हैं। आप जैसी लाल किताब सर मैंने कहीं यूट्यूब पे देखी नहीं, बिल्कुल सब समझ आ रहा है। धन्यवाद। जैसा नाम है आपका आशीर्वाद, मेरा भी आपको हृदय से आशीर्वाद कि आप उस कोर्स को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। आप कीजिए। आसान धीमान जी लिख रहे हैं, लाल किताब के अनुसार दूध पीना कब मना किया जाता है? दूध का संबंध
जल का संबंध या दूध से बनी हुई चीजों का संबंध चंद्र ग्रह से है। जब भी चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो, नीच राशि में हो, या चंद्रमा शनि के भाव में हो, शनि का भाव है 10वां भाव और 11वां भाव, तो उस व्यक्ति को सूरज ढलने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। मनस्विनी जी लिख रही हैं, गुरुजी बुद्ध को काबू में कैसे करें? अभी तो बताया कैसे काबू करना। तरीका समझो, या तो आप गुरु के माध्यम से या चंद्र के माध्यम से। गुरु का माध्यम है कि आप किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं, किसी ब्राह्मण को गुरु बनाएं, किसी साधु को, संत को, जिस पे आपकी आस्था हो, जिसे आप मानते हो कि हाँ ये व्यक्ति विजडम वाला व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है और आपको इस लोक से पार लगा सकता है, उन्हें अपना गुरु बनाएं, उनके श्री चरणों में अपनी भावनाएं, अपनी आस्था समर्पित करें, उनके कहे अनुसार चलें, गुरु मंत्र प्राप्त करें, गुरु मंत्र का जाप करें। तो गुरु मंत्र का जप आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में कन्वर्ट नहीं होने देगा। आपकी बुद्धि सदमार्ग पर चलेगी और शुभ कार्य करेगी। तो इस तरह से भी आप ये कार्य कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुरुजी कुंडली में इष्ट पिता को कैसे पहचाने? एक जैमिनी विधि मैंने बताई थी, जैमिनी ऋषि का सूत्र बहुत आसान है। अपने सभी ग्रहों के सामने आपने देखा होगा डिग्रियां लिखी होती हैं। उन सभी ग्रहों में से देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन सा है, उसको छांट लें, उसको सिलेक्ट कर लें और वो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट को आप D9 चार्ट में देखें। D9 चार्ट में जहां पर भी आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बैठा हुआ है, उससे 12वां भाव, उस 12वें वो उस ग्रह से रिलेटेड देवी या देवता आपके इष्ट देवता होंगे। ये जैमिनी सूत्र है। बाकी आप वैदिक से पंचम भाव से देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इष्ट देवता देखने के। मैंने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके आप लोगों को बताए हुए हैं। रेणु दुबे जी लिख रही हैं, नवम भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, तो क्या वे सभी खराब हो जाएंगे? राहु के साथ जो बैठे, संगति का बहुत बड़ा असर है। कुसंगति अच्छों को बिगाड़ देती है। कोई व्यक्ति कितना ही महान सद्कार्य करने वाला क्यों ना हो, अगर वो कुसंगति में पड़ जाए तो उसका हाल बुरा ही होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को पहला कार्य ये करना चाहिए कि अपने आप को कुसंग से बचाना चाहिए। ज्योतिष और कुछ भी नहीं, आपकी और हमारी कहानी है, आपके और हमारे रिलेशनशिप की कहानी है, आपका और हमारा जीवन की
कथा है ज्योतिष। जैसे एक व्यक्ति कुसंगति में पढ़ करके अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अब नवम भाव में भी तो यही घटना घट गई। राहु के साथ सूर्य भी बैठ गया, चंद्रमा भी बैठ गया, मंगल भी बैठ गया। राहु ना सूर्य को बख्शता है ना चंद्रमा को बख्शता है। जब सूर्य चंद्रमा राहु के कंट्रोल में हो जाते हैं तो मंगल में ताकत होती है राहु का मुकाबला करने की, पर जब उसके परम मित्र सूर्य और चंद्रमा भी राहु के कंट्रोल में चले जाते हैं, ऐसे में वो भी टक्कर नहीं मार सकता, मतलब ऐसे में वो भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इस नवम भाव में राहु के बैठने से वो बाकी 3 ग्रहों को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि उन 3 ग्रहों के अच्छे परिणाम नहीं देने देता है। वो जो भी परिणाम देना देता है राहु अपनी मर्जी से देता है और उसके अनुसार ही उसके जीवन को चलाता है। वैसे भी एक पितृदोष कारक स्थिति है, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष भी बना है, अंगारक दोष भी बना है। तो कई प्रकार के ये पितृ ऋण इस कुंडली में बने हैं। तो धीरे धीरे आपको इन दोषों का निवारण करना चाहिए। जो आपको उपाय बताए गए हैं वो उपाय करना चाहिए, उत्तम रहेगा। सालू बंसल जी लिख रहे हैं, गुरुजी केतु के पितृ दोष के लिए 100 डॉग्स को कुछ खिलाते हैं, बट इतने डॉग्स को कहाँ दूंगी, कोई और उपाय करे क्या? एक साथ 100 कुत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है शालू जी। इसके लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एक दिन सुनिश्चित करें और फिर करके मुश्किल जरूर है। राशि शनि में इन 11 हाउस गुरु जी कैसा होगा? स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नहीं लिखा सोनिया जी। सर गुरु चौथे और शुक्र ये आप सब अपनी पर्सनल कुंडलियों में लिख घुस गए हैं। आप सूत्रों पे बात करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेशन को मैं बहुत ही शानदार बनाने का अपना तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। मैं जब आपके सेशन में आता हूं तो अपने गुरुदेव से, अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव आज जो भी हमारे सेशन में आए उनको जरूर लाभ हो, नए सूत्र पता चलें। पर मैं यहां पर यह भी चाहता हूं पर्सनल क्वेश्चन ना करें, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर देने में हमारे अंदर हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका भी सम्मान, मेरा भी सम्मान, दोनों का हमें रखना होता है। तो ये चीज़ का आप में ध्यान रखेंगे तो मैं बहुत अच्छे से मैं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि बुध को काबू में करने के उपाय बताएं, क्या वो मेरे स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए होगा? स्कूल जाने वाला बच्चा कितना बड़ा है ये भी बहुत जरूरी है, ये भी समझना चाहिए। जन्म पत्रिका में पहले 4 वर्ष मां के पूर्व जन्म के दोष या कुंडली के दोष बच्चे पर प्रभावशाली होते हैं। अगले 4 वर्ष पिता के द्वारा किए गए गलत कार्य या उनकी कुंडली में, पिता की कुंडली में बैठे हुए पाप ग्रह प्रभाव देते हैं। और अगले 4 साल माता एवं पिता दोनों के पाप ग्रह मिश्रित रूप से परिणाम देते हैं। इस प्रकार से 12 वर्ष की आयु तक बच्चे के स्वयं के ग्रह परिणाम नहीं देते। तो उपाय करने से पहले आयु जरूर देखें।
बलजिंदर जी लिख रहे हैं, गुरुजी 6, 8, 12 में कोई भाग्य रत्न से संबंधित ग्रह हो तो उस रत्न को धारण किया जा सकता है। तो बलजिंदर जी, लोगों को बड़े मिथ्स हैं रत्न धारण करने में। विशेष परिस्थितियों में आप किसी भी तरह से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपके ज्योतिषाचार्य, आपके गुरुदेव की एक्सपर्टीज, उसकी कुशलता, उसका अनुभव पर। और एक कुशल गुरु जो निर्णय लेगा अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, निश्चित रूप से वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। राजश्री जी लिख रही हैं, 6, 8, 12 भाव में जुपिटर स्वग्रही हो तो अच्छा है। अभी क्वेश्चन है या बता रहे हैं क्या चक्कर है? अच्छा, क्वेश्चन लिखा है। 6, 8, 12 में स्वग्रही गुरु अच्छा है या नहीं, ये एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी है, आप इसको ये समझ लीजिए। सारंगी जी लिख रही हैं कि डेमो क्लासेस यूट्यूब में करती हूँ, आपके द्वारा दी गई क्लासेस, मगर बीच में कुछ सवाल रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके लिए ही डाउट सेशन चलाया गया है। शांति स्वरूप जी लिख रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट। शांति जी, मैं देखता हूं कि आपने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। ये घर में स्थित हर ग्रह तक मार था अपना सा 8, ये मुझे समझ में नहीं आया जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है ना शांति जी। अब मैं उसको समझ ही नहीं पाया हूं प्रश्न को, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया। देखिए, आप जितनी स्पष्ट भाषा में लिखेंगे, बेशक आप इंग्लिश में लिखें, और इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश की ग्रामर की सेंटेंस के हिसाब से लिखें, मतलब वैसे ना लिखें। अंग्रेजी हिंदी कई बार दिक्कत दे जाते हैं। या हिंदी में लिखें तो सही तरीके से हिंदी में ही लिखें। मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आती है, पर साफ लिखें, स्पष्ट लिखें कि कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार विद्यार्थी जो है पूरी तरीके से स्पष्टता से वो बात को लिख नहीं पाता है, पूछना जो चाहता है वो पूछ नहीं पाता है, और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम वो क्वेश्चन ले नहीं पाते हैं। तो चलिए, आज का हम सेशन यहीं पर समापन करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोगों की डिमांड पर ही ये हम लोगों ने सेशन आरंभ किया है, और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें कि हम चाहते हैं ये सेशन आप तक पहुँचे, और ये हमारी यूट्यूब पर नहीं बल्कि हमारी ऐप में ये सारे सेशंस अवेलेबल होंगे। अभी सालू बंसल जी ने लिखा क्या ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगा? मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस 1-2 यूट्यूब पर भी चले जाएं, बट मैक्सिमम सेशंस हमारे जो एस्ट्रो पाठशाला ऐप है उस पर होंगे। और साथ में ये बता दूं, हमारी नई ऐप भी तैयार हो रही है, लगभग उसका काम पूरा हो गया है। वो ऐप बहुत ही अच्छे शानदार फीचर्स के साथ आ रही है। उस ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। तो बड़ी शुभकामनाओं के साथ हम फिर नेक्स्ट वीक इसी हफ्ते मिलेंगे दिन के 11 बजे हर संडे। इसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, प्रश्न रखें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप सभी लोगों जो आप लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, लिख रहे हैं चैट में, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।